देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में चुनावी रणभूमि तैयार है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयास तेज किए हैं। बावजूद इसके कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में मध्य प्रदेश को खोना नहीं चाहती और कांग्रेस इस बार उसे हथिया कर ही रहेगी। शायद यही वजह है कि दोनों के दावे और वादे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बदलते भी जा रहे हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने गैर उज्ज्वला लोगों को भी, यानी कि जो कि उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी रसोई गैस को 450 रुपये कर दिया है। इसके अलावा कई सारी योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो। राखी पर भी उन्होंने अपनी लाडली बहनों को बढ़कर तोहफा दिया। बावजूद इसके क्या वाकई मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाने में या बरकरार रखने में भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल होगी? यही सब जानने के लिए हम मौजूद हैं इंदौर में। इस वक्त इंदौर में एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता, हम कह सकते हैं, मैं कार्यकर्ता इसलिए कह रही हूं क्योंकि वैसे तो इन्हें दिग्गज कहा जाता है, लेकिन ये वही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव को इंदौर में मजबूत किया था। भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक रह चुके पंडित सत्यनारायण सत्तन के साथ आज हम मौजूद हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे बीजेपी का क्या होने वाला है हाल। नमस्कार सत्तन जी। नमस्कार। सत्तन जी, इस बार जो राजनीति जिस तरीके से नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत टाइट है। क्या लगता है आपको? हालत का जहाँ तक प्रश्न होता है, वहाँ तक तो दोनों पार्टियां अपना अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए प्रयत्नशील होती हैं। और मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ की तरह माना जाता है, जिसमें मध्य भारत क्षेत्र तो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में ये कयास लगाया जाना कि भारतीय जनता पार्टी की हालत दयनीय है या कमज़ोर है, ये एक दीवा स्वप्न की तरह है जो जागती हुई आंखों से देखा जा रहा है। ये आप भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि दीवा स्वप्न है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कमलनाथ ने जो दावे दिए थे अपने वचन पत्र में, जो 11 चीज़ों को उन्होंने शामिल किया था, शिवराज सिंह चौहान का वो उनके पहले ही लागू कर देना, वो ये बताता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को पता है कि सत्ता उनके हाथ से खसकने वाली है। जनहित में की जाने वाली कार्यवाहियां जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्णयों के अनुसार निरूपित की थी, उन्हीं योजनाओं में से कुछ बिंदु राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से प्रचलित किए गए, प्रसारित किए गए, और उन प्रसारित किए हुए नियमों को अपना बता करके, उन योजनाओं को अपना बता करके प्रयोग में लाने का जो कार्य किया जा रहा है, उसे कोई भी सरकार करे जनहित में है। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आपका ये मानना है कि वो योजनाएं कांग्रेस के द्वारा प्रसारित की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अमल किया, तो उससे जनहित का ही काम है, और वो जनहित का काम है तो जनहित के लिए ही सारी की सारी पार्टियां और सारे के सारे लोग कार्य करते आए। लेकिन सत्तन जी, आपने ही हाल ही में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें जो कार्यकर्ता है वो बहुत कुंठित हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने के बाद, अगर हम बुंदेलखंड बेल्ट की बात करें, तो वहाँ पर आपस में आमने सामने की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, बीजेपी और बीजेपी की है। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? इस तरीके की कोई संभावनाएं दिखाई पड़ती नहीं है कि हमारे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई देते हैं। मतभेद तो हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, एक दूसरे के विचार से असहमति हो जाना सहज रूप से परिवार में ही हो जाती है, तो संगठन में एक दूसरे के प्रति असहमति हो जाना जो है जायज़ है, लेकिन असहमति हो जाने के बावजूद भी टूट होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और हमारा कार्यकर्ता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हम राष्ट्र के हित के लिए कटिबद्ध होकर के अपने कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन हाल ही में आपने खुद बीजेपी को आईना दिखाया था और आपने कहा था कि जो बीजेपी है वो अपने कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी कर रहा है। जैसे शेखावत का ही कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और इस तरह के कयास आपके बारे में भी लगाए जा रहे थे। इस पर क्या कहना है?
जहाँ तक भंवर सिंह जी का सवाल है, उन्होंने अपने आप को पार्टी से विलग करने के लिए घोषणा की थी और उस घोषणा पर अमल करते हुए वो कांग्रेस में चले गए हैं। उनके लिए उनके मन में यहाँ पर ये संभावनाएं घर कर गई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने पाला बदल करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस का दामन थाम करके उन्हें अपने टिकट की आश्वस्ति को संपूर्ण रूप से सकारात्मक कर लिया है। लेकिन इस सबके पीछे जो उनके राजनीतिक जीवन का अवदान है, उस अवदान में लांछना ही उनके पल्ले पड़ी है। अभी उनके पास यश आने के लिए जनता की अनुमति जरूरी है, जो चुनाव के बाद ही पता ही पड़ेगी। सत्तन जी, जब हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जो बार बार दल बदल कर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ आए 22 विधायकों की अगर बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी उसी की वजह से अंतर्कलह भी झेल रही है और एक एंटी इनकम्बेंसी भी है जो शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे पर दोबारा एक बार आप फिर से सत्ता में आने के लिए या विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, अब लगातार इतने सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं और अब ये चेहरा बदलने की ज़रूरत है? बूढ़ा और जवान का कोई प्रश्न नहीं है, अंतर आता है जनता की मानसिकता के परिणाम स्वरूप। जनता की मानसिकता और जनता का विचार ही निर्णायक साबित होता है। रहा प्रश्न कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद का, तो कार्यकर्ताओं के बीच में ये भावना आ गई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में आए हुए जो लोग हैं, यदि उनको प्रश्रय दिया जाएगा तो वो सतत काम करने वाला वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पहले दिन से लगा करके अभी तक उसके लिए कटिबद्ध होकर के काम करता था, वचनबद्ध होकर के काम करता था और निष्प्रह भाव से काम करता था, उस कार्यकर्ता के अंतर्मन में ये भावना थी कि अवसर आने पर हमें भी पार्टी कुछ ना कुछ प्रदान करेगी या अवसर प्रदान करेगी। उन अवसरों का धुंधलापन कुछ लोगों के मन में जरूर आया होगा और उन्हें ऐसा लगा होगा, लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के अहित की कामना कभी भी नहीं करती। वह अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही अपनी राजनीतिक यात्राओं को सुरक्षित करती है, संचालित करती है और अपने सुविचारित कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाती है। आपने कहा कि जो पार्टी है वो कभी भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करती। चलिए, इस बात पर हम एक सवाल और कहेंगे कि जो लगातार कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विभाजन की राजनीति करती है, राम के नाम पर वोट मांगती है और राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है। अभी इस वक्त देश में जब हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने एक बड़ा बयान दिया है सनातन धर्म के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? राम किसी एक के नहीं है, समष्टिगत हैं। रमयति इति रामम, इस बात की व्याख्या हमारे शास्त्र करते आए और इसके बीच में जन गण और मन सबके अंतर्मन में राम बसते हैं। राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हो सकते, किसी जाति विशेष के नहीं हो सकते, किसी वर्ग विशेष के नहीं हो सकते। उनका चरित्र जो है वो सारे समाज के लिए कल्याणकारी है और राम को मानने वाले जो लोग हैं वो इस बात को स्वीकारोक्ति देते हैं। रहा प्रश्न सनातन का, तो सनातन के खिलाफ बयानबाजी करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश में आदमी को जो मिलने वाला धर्म है वो जन्म से प्राप्त हो जाता है। इस देश में आदमी को मिलने वाली जो जाति है वो जन्म से प्राप्त हो जाती है। तो धार्यति इति धर्मः की जो परिभाषा है वो यहाँ पर टूट जाती है। क्यों इसलिए टूट जाती है? क्योंकि अगर वो किसी वैष्णव परिवार में पैदा हुआ तो वो वैष्णव हो जाता है, सनातनी हो जाता है। अगर किसी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो वो निस्संदेह इस्लाम का अनुयायी हो जाता है। अगर वो सिख धर्म में पैदा हुआ तो वो सिख धर्म का अनुयायी हो जाता है। यहाँ पर धार्यति इति धर्म की परिभाषा ये है कि धर्म धारण किया जाता है, सोच कर विचार कर अपना निर्णय लेकर के धारण किया जाता है, पर भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम बात राजनीति की करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि धर्म का प्रयोग हर वर्ग या हर पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए कर रही है? वोटों की राजनीति है ये। जो हमारे देवता हैं वो सब सनातन हैं
और उन सनातन देवताओं की पूजाओं के लिए जो तिथियां निश्चित है, निर्धारित है, उसके अनुसार सनातन धर्मावलंबी लोग जो हैं अपनी कार्यवाहियों को, अपनी कार्यगुजारियों को जो है अंजाम देते हैं, उनका उसका पालन करते हैं। जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, तो इन सारे के सारे पर्वों को लेकर के, रक्षाबंधन हो, इसके लिए किसी को कहीं पर कुछ कहने के लिए नहीं जाना पड़ता कि दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है या गोवर्धन पूजा का अवसर है। इस बात के लिए किसी को कोई सूचना नहीं निकालना पड़ती। चुनाव के लिए सूचनाएं निकालना पड़ती है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है। इन त्योहारों के लिए ना तो किसी प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, ना किसी से संपर्क करना पड़ता है। सब लोगों को मालूम होता है कि उनकी संस्कृति, उनका संस्कार वो क्या कहता है और इस पर्व पर हमें क्या करना है वो सुनिश्चित है। यही सनातन है। और इसी सनातन को लेकर के जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से ये परंपरा भारतवर्ष के जनजीवन में व्याप्त होकर के रच पच गई है और लोग इसका पालन करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। तो सत्तन जी, ये जिस तरह से आपने कहा कि सनातन का पालन लोग करते रहेंगे, करते हैं और आगे भी करेंगे, यही सनातन पर जब राजनीति में इसे घसीटा जाता है तो दो पार्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम वर्ग की पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू लोगों की पार्टी है। तो क्या ये जो लकीर खींची है, इसका आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा है कि ये जो लकीर खींची है भारतीय जनता पार्टी ने खींची है, वो ये मान के चलती है कि जो हिंदू वोटर्स हैं बस वही उनके हैं, मुस्लिम वोटर्स उनके नहीं है, इसलिए वो कभी भी मुस्लिम वोटर्स के हित में कुछ काम नहीं करती। ये भावना राजनीति ने प्रेरित करी है। जहाँ तक सनातन का सर्व है और हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न है, तो वो दो विभिन्न धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन सनातनियों के पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जो वो उन्हें किसी इधर उधर जाने के लिए रोकता है। और उनके यहाँ पर एक सूक्त वाक्य है और वो वाक्य है कि सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना। संसार के सारे धर्म एक समान है और उनके प्रति हमें स्वदेशी की तरह भावना का पालन करना चाहिए। और यदि हम उसका पालन करते हैं तो धर्मों के बीच में होने वाली विसंगतियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म का इस्तेमाल नहीं करती है? बीजेपी धर्म का इस्तेमाल नहीं करती, पर चूंकि वो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा पालित धर्म के साथ अपना आचरण करती है, इसलिए उस पर धर्म से मंडित होने का आरोप लगाया जाता है। और लगाने वाले राजनेता भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैंगे और आपके ये टीवी चैनल वाले भी होते हैं। एक आरोप और है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। वो आरोप ये है कि एक तरफ तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो पारिवारिक राजनीति को बढ़ावा देती है। लेकिन अगर हम इंदौर में बात करें तो इंदौर में हाल ही में सुमित्रा महाजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई जो लोग, जो कार्यकर्ता लगातार पीढ़ियों से आपके यहाँ काम करते आ रहे हैं उन्हें भी तो सम्मान मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके इस स्टेटमेंट के बाद ये नजर आया कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को एक विधायक पद के लिए टिकट मिला था और आज वो विधायक भी हैं, उसी तरह से सुमित्रा महाजन भी ऐसा चाहती हैं कि शायद उनके पुत्र मंदार महाजन को भी टिकट मिलना चाहिए। तो ऐसी कोई राजनीतिक मंशा सत्तन जी आपकी भी है जिसकी वजह से आप बीजेपी से नाराज हैं या बीजेपी को अक्सर आईना दिखाते रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तुमने अपने आप ही दे दिया है कि उन्होंने अपने बेटे को दिलवा दिया, ये अपने बेटे को दिलवाना चाहती हैं। यही जो परिवारवादी भावना है, यही वैयक्तिक रूप से व्यक्ति को लाभान्वित करने के नाम पर जो कार्यवाही होती है, इससे कार्यकर्ता में बिखराव आता है, कार्यकर्ता के मन में संकुचन आता है। और उस कार्यकर्ता के मन में जब संकुचन आता है तो कहीं ना कहीं विरोध की भावना आगे बढ़ कर के खड़ी हो जाती है। सुमित्रा जी अपने बेटे को चाहती हैं, कैलाश जी अपने बेटे को चाहते हैं। कौन ऐसा है संसार में जो अपने बेटा बेटी की उन्नति की कामना नहीं करता? तो सत्तन जी अपने बच्चे को नहीं चाहते राजनीति में? नहीं, बच्चे की योग्यता पर ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे की राजनीतिक गतिविधियों में संश्लिष्टता पर ध्यान रखना पड़ता है। जिस राजनीतिक दल से टिकट दिलाने की बात की जा रही है, उस राजनीतिक दल के प्रति उसका कितना समर्पण है, उसका कितना योगदान है, उसकी कितनी कार्यवाही है, उसके आदर्शों को, उनके विचारों को, उसकी रीतियों को, उसकी नीतियों को जानने की क्षमता भी है उसके पास, या केवल एक खड़े होकर के एक बड़े राजनेता के पुत्र होने के नाते टिकट का
अभिलाषी बन करके, वो प्रत्याशी बन करके खड़ा होना चाहता है। अगर वो राजनीतिक कार्यकर्ता और किसी विराट कार्यकर्ता या किसी महान कार्यकर्ता जो समाज में जिनको ये अलंकरण दिए हैं उनके परिवार से आता है और टिकट लेकर के आता है, तो वो उसे सहज प्राप्त होता है, टिकट प्राप्त होता है। उस कार्यकर्ता को प्राप्त होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का हो या राष्ट्रीय कांग्रेस का हो, जो सतत रूप से अपनी संस्था के द्वारा प्रचारित किए जाने वाली भावनाओं को, उनके द्वारा प्रचारित की जाने वाली क्रियाओं को योगदान देकर के खड़ा करने में, मजबूती प्रदान करने में जो अपना योगदान देता है, वही कार्यकर्ता टिकट का अधिकारी होता है। किसी का बेटा, बेटी, नाती, पोता, मामा, भांजा होने से टिकट का अधिकारी नहीं हो जाता। अगर ये होता है तो यही पारिवारिक परंपरा है और इसी परंपरा के खिलाफ आवाज़ लग रही है। तो सत्तन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। राजनीति कहते हैं कि भोपाल, मतलब कहते क्या हैं, भारत अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन जो इंदौर है, यहाँ की जो सियासी आंच है वो भोपाल तक पहुँचती है और उसके बाद ही राजनीति में उबाल आता है। मध्य प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ समीकरण बदले हैं। अगर हम सांसद के चुनाव की बात करें, अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, तो इस बार किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? क्या आपकी और बीजेपी की मानसिकता इस बार वाकई आपस में मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी उस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करती है और उस नियमों का पालन करने में जो उस कार्यवाही में जो फिट फॉर दैट पर्पज़ होता है, वही आदमी, वही व्यक्ति आता है और जिसके प्रति जन सहमति होती है, जिसके साथ में जनसमूह होता है, ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाता है। अगर पार्टी अपने प्रत्याशी का चयन करती है तो वो उसका इस बात का भी ध्यान रखती है कि उसकी सेवाएं कैसी हैं, उसके द्वारा किए हुए कार्यों के प्रतिभा में मिला हुआ जो अवदान है वो उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ है। समाज में उस व्यक्ति विशेष की जो स्थिति है वो सम्माननीय है या विवादास्पद है। सम्माननीय या विवादास्पद स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि विवादास्पद कॉन्स्टिट्यूएंसी में विवादास्पद उम्मीदवार ही भेजे जाते हैं। ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया जाता है और जब राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नीतियों को क्षति पहुँचती है। वह अपनी नीतियों को रोक करके ही प्रत्याशी को भेजना पड़ता है। ये सारी पार्टियाँ करती हैं, उन्हें मालूम होता है, तब जातिगत फैक्टर भी आ जाता है, सामाजिक फैक्टर भी आ जाता है, धर्म का फैक्टर भी आ जाता है। अब राजनीति वो जो देश अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष अपने आप को घोषित करता है, वो राष्ट्र धर्म की राजनीति करने लग जाए, सारी की सारी पार्टियां धर्म की राजनीति करने लग जाएं, तो संवैधानिक भावना का अवहेलन ही हो रहा है। और उस अवहेलना का मूल कारण बनने का अगर किसी को यश प्राप्त है तो वो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि राम के नाम की लड़ाई लड़ी उसने और राम के नाम की लड़ाई लड़ करके राम मंदिर की प्रेरणा की और राम मंदिर की प्रेरणा को सार्थक रूप होते हुए पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और देख रहा है। तो राम के नाम पर प्रारंभ होने वाली जो धर्म की राजनीति थी उसकी प्रबलता को अन्य पार्टियों ने भी स्वीकार किया और वो धर्म को बीच में ला करके अपनी बात कहने लगे। तो एक कम्युनिस्ट ही ऐसे हैं जो धर्म का विरोध करते हैं, जो धर्म को मानते नहीं है, लेकिन समाजवादी हो चाहे अन्य दूसरी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, सारे के सारे मैदान में आकर के राम राम जपने लगे। राहुल गांधी भी जनेऊ पहनने लगे। नहीं, राहुल गांधी जी जो हैं वो उस संगठन के हैं जहाँ पर राम पहले से पूजे जाते थे। महात्मा गांधी जो प्रातः काल और सायंकाल अपनी धर्म सभा करते थे, उसमें रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, इस मंत्र का गायन किया करते थे। और उनकी जो धर्म सभा, उनकी जो आराधना सभा थी, वो इस बात की परिचायक थी कि वो राम भक्त हैं। महात्मा जी ने खुद वर्धा में एक अखाड़े का उद्घाटन करते हुए इस बात की घोषणा की थी कि मैं हनुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं राम भक्त हनुमान सरी का ही हूँ। मेरे हृदय
में भी राम है, हनुमान जी के हृदय में भी राम थे। उन्होंने अपना वक्षस्थल चीर करके राम के दर्शन करा दिए। मैं साधारण मानव हूँ, अपना वक्षस्थल चीर के राम के दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन मेरे हृदय में भी राम बसते हैं। और इस बात की परिणति तब जाकर के सिद्ध हुई कि उनके हृदय में राम बसते हैं जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी, तब उनके मुंह से जो वाक्य निकला वो हे राम था, और वो हे राम आज भी उनकी समाधि पर उपस्थित है। तो राम भारतीय जनजीवन की संपूर्ण संहिताओं के साथ में भारतीय जनजीवन की आत्मा बन करके मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। राम का चरित्र ही भारत का चरित्र है। उन्होंने जो शिक्षा दी है उसका पालन करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनकी कोई संख्या का निरूपण नहीं किया जा सकता। तो राम जो हैं वो इस देश के संस्कार की श्वसन संस्थान है। तो राम जो हैं, राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। अब इन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के भी राम हैं। सतन जी, तो फिर इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को हमारे विराम देते हुए मैं सिर्फ आखिरी सवाल यही पूछूंगी, तो क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा पाएगी या सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लोकसभा सीट की ही तैयारियां गर्म हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से इस बात का विश्वास करता हूं कि जनता हमारे साथ जाएगी। सवाल तो निर्णय तो एक आदमी के किए से नहीं होता, मेरे किए से निर्णय नहीं होता। निर्णय करने वाले लोग अपने घरों में विराजमान हैं। उनका जो विवेक होगा, उनकी जो परिस्थितियां होंगी, उनकी जो स्थितियां होंगी, उनका जो समाधान हो गया, उनका जो शंका होगी, उसी बलबूते पर मतदान होगा। और मतदान में जनजीवन की मानसिकता किस पार्टी के प्रति आग्रहशील होगी, ये तो मतदान ही बताएगा। एक व्यक्ति, मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था, शासन है और शासन रहेगा। वही पार्टी जीती थी, वही पार्टी जीतेगी। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने भी बवाल हों, जितने भी उबाल हों, लेकिन हमारे साथ मौजूद पंडित सत्यनारायण सत्तन का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस बार फिर से सत्ता में आएगी। बहरहाल वीके न्यूज़ के लिए अभी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।